जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के 100 घंटे के भीतर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी है। दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में उस कैंप को निशाना बनाया जिसमें प्रवासी मजदूर रहते हैं। इसलिए इस हमले में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए लोगों में पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार के लोग शामिल हैं। कश्मीर वैली के एक डॉक्टर की भी मौत हुई है जो इस कैंप में मजदूरों की मदद के लिए रोज वहां जाते थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है। यह लश्कर ए तैयबा का बदला हुआ नाम है। पता यह लगा कि कल रात जो हमला हुआ उसे 2 से 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अंजाम दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, हमला करने वाले ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस बेगुनाहों का खून बहाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में जवाब दे दिया है। लोग विकास चाहते हैं और वो किसी भी कीमत पर विकास के कामों पर ब्रेक नहीं लगने देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे पाकिस्तान को मैसेज दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए वरना उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 12 साल के बाद इस तरह का हमला क्यों हुआ? इसके पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है, पाकिस्तान के इरादे क्या हैं? जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद प्रवासी मजदूर पर हमला, 13 साल के बाद दिल्ली में ब्लास्ट और हवाई जहाजों में बम रखे होने की होक्स कॉल्स, ये सब एक साथ अचानक तो नहीं हो सकता। क्या यह सब सोची समझी साजिश है? क्या यह संयोग नहीं प्रयोग है? इस पर बात करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खौफनाक वारदात से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कल रात के अंधेरे में आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों के कैंप पर फायरिंग की। देश के दुश्मन आजकल अफरा तफरी फैलाने के दूसरे तरीके भी अपना रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स पर बोल्डर रखकर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हो रही है। फ्लाइट्स में बम रखे होने की झूठी धमकी दी जा रही है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान देश भर में लगभग 100 फ्लाइट्स में बम होने की चेतावनी मिल चुकी है। अकेले एक दिन में यानी कल संडे को 25 फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिली। इन धमकियों की वजह से फ्लाइट्स को प्रोटोकॉल के तहत तुरंत लैंड कराना पड़ा। हर जगह पूरी तरह से चेकिंग की गई और हर बार बम की कॉल झूठी निकली, होक्स निकली। लेकिन अब सरकार ने इस तरह की होक्स कॉल करने वालों के लिए सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। नए कानून के तहत बम की झूठी कॉल करने वालों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी और जेल के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। भारत आतंकवाद का मुद्दा ब्रिक्स समिट में जरूर उठाएगा। पड़ोसी देशों की हरकतों के बारे में ब्रिक्स के मेंबर्स को भी बताएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कल रूस जा रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मोदी की बात हो सकती है। इसके अलावा चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मोदी की मुलाकात होगी। इस मीटिंग से पहले आज भारत चीन के सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी खबर आई। विदेश मंत्रालय ने कन्फर्म किया कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग के मुद्दे पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि 4 साल की तनातनी के बाद भारत और चीन एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गए हैं। मतलब यह कि दोनों देश अब एलएसी से अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे और दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा के भीतर रहकर गश्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। महाराष्ट्र में कल से नॉमिनेशन फाइल होने का काम शुरू होगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अब तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। मुंबई में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी के नेताओं के बीच मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन बात बन नहीं पा रही। झगड़ा कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के बीच ज्यादा है। अब तय हुआ कि जिन सीटों पर सहमति बन गई है, कम से कम उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। जिन सीटों पर विवाद है उन पर फैसला बाद में हो जाए। इसीलिए कांग्रेस के नेता करीब 90 सीटों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे।
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। बैठक के बाद नाना पटोले ने कहा 96 सीटों पर आज चर्चा हुई। कल दोपहर 3 बजे मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ फिर बैठक होगी और उसके बाद उनके साथ सीटों और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 25 अक्टूबर को फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर झगड़ा बढ़ गया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का एक तरफा ऐलान कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टीज को इस पर एतराज है। तय फॉर्मूले के मुताबिक झारखंड की कुल 81 सीटों में से जेएमएम 41, कांग्रेस 29, आरजेडी 7 और लेफ्ट पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन तेजस्वी यादव 7 सीटों से संतुष्ट नहीं है। तेजस्वी को यह बात बुरी लगी कि उनसे बात के बगैर जेएमएम और कांग्रेस ने एक तरफा सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। इसके बाद आज हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, लेकिन 20 मिनट की मीटिंग के बाद न तेजस्वी ने बताया क्या बात हुई, न जेएमएम की तरफ से कोई बयान आया। सीटों का झगड़ा यूपी में भी है। 9 सीटों पर बाय इलेक्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 2 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर किया है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। आज अखिलेश यादव ने कहा यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का आपसी मसला है। दोनों पार्टियां बातचीत करके इसे सुलझा लेंगी। गठबंधन कायम रहेगा। आज समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेता करहल में थे। करहल सीट पर अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। आज तेज प्रताप यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव समेत पूरा यादव परिवार करहल में मौजूद था। इसी दौरान रामगोपाल यादव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिसे लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। असल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने पुणे के कार्यक्रम में 2019 में अयोध्या मुद्दे पर राम मंदिर के फैसले का जिक्र किया और अपना अनुभव शेयर किया। राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। पुणे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कई बार हमारे पास ऐसे मामले आते हैं जिसमें किसी फैसले पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही उस वक्त हुआ जब उन्हें अयोध्या में राम जन्मभूमि केस पर फैसला देना था। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 महीने के सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे सही रास्ता दिखाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अगर भगवान में आस्था हो तो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। आज रामगोपाल यादव से जस्टिस चंद्रचूड़ के इसी बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया और कहा, ऐसे तमाम लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, क्या वो सबकी बात का जवाब देते फिरेंगे? दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। इस सीजन में एक बार फिर पहली बार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के फेज 2 को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कल से दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक होगी। प्राइवेट व्हीकल्स को कम करने के लिए पार्किंग के चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा आज दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान भी शुरू किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि रेड लाइट होते ही अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। हालांकि दिल्ली में जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत तेज हो रही है। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने फिर कहा, बीजेपी दिल्ली में जानबूझकर पॉल्यूशन को बढ़ा रही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारें दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की कोशिश में कोई मदद नहीं कर रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटना है उसे रोक लगाइए। कल मैं आनंद विहार गया था। आनंद विहार में देखा हमने कि दिल्ली में हम सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, लेकिन आनंद विहार में हजारों की तादाद में डीजल की बसें अभी भी धुआं उड़ा रही हैं। तो हमारी जो इतनी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे निवेदन है कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। आज पटना में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार की डीजीपी के सामने हाथ जोड़ दिए। मुख्यमंत्री ने मंच पर हाथ जोड़कर डीजीपी से अपील की
कि वो जल्दी से जल्दी बिहार पुलिस में 78,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर दें। असल में नीतीश कुमार ने आज पटना में 1,239 नए सब इंस्पेक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इसके बाद नीतीश कुमार अचानक मंच पर मौजूद डीजीपी आलोक राज और गृह सचिव अरविंद कुमार चौधरी की तरफ मुड़े और हाथ जोड़कर कहा कि जल्दी से और भी अपॉइंटमेंट करा दीजिए ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सभी के अपॉइंटमेंट हो जाए। जब नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ दिए तो डीजीपी ने तुरंत कहा, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है उसका पालन जरूर किया जाएगा। सब लोगों को जल्दी कर दीजिएगा। बोला